जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण कोण की बात करेंगे। स्थैतिक घर्षण कोण की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, स्थैतिक घर्षण कोण जो होता है एक प्रकार का कोण होता है। इसको हम लोग थीटा यस से दर्शाते हैं। किससे? एक्चुअली कोण को थीटा से अगर दर्शाते हैं तो स्थैतिक को, यहाँ पर पहला अक्षर स्टैटिक है तो सिंबल थीटा यस यूज करेंगे स्थैतिक घर्षण कोण। तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो मैंने आपको स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्थैतिक घर्षण बल बताया था। दोनों बातें किया था मैंने आपसे। उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे आपसे, जो स्थैतिक घर्षण का कोण होता है उसकी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है। बॉडी माने वस्तु, पिंड की बात कर रहे हैं। इसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं, चाहे स्मॉल मानो चाहे कैपिटल M मानो, एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करा है, स्मॉल m कैपिटल M। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ लगा हुआ है एंगल, ध्यान में रखना है। इसको एक्चुअली क्या करते हैं, इस कोण को निकालने के लिए हम ये ध्यान में रखते हैं, हर वस्तु, जो भी वस्तु होती है दुनिया की, चाहे जो वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर हैं या पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर हैं, तो उनके द्रव्यमान के कारण एक बल लगता है जिसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं, अथवा पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दुनिया की हर वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, और भार को हमेशा अगर आपको निकालना है तो द्रव्यमान में स्मॉल जी का गुणा कर देते हैं। भार सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होता है, याद रखिएगा। न्यूटन ने बताया था, चूंकि एक प्रकार का बल है, जहां पर एक बल लगेगा वहां दूसरा बल ऑटोमेटिक इसकी विपरीत दिशा में लगने लगेगा, और इस बल को प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली जो भार है ना पहले काम करता है, इसलिए एक्शन हो गया। और न्यूटन के अनुसार जहां एक बल लगेगा वहां दूसरा बल ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, जो कि उसके विपरीत दिशा में, जैसे भार की विपरीत दिशा में जो बल लगेगा उसको हम प्रतिक्रिया बोलेंगे। मतलब ये भार एक प्रकार की क्रिया है और इसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया काम करेगा और ठीक ऊपर की ओर काम करेगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक इसलिए ऊपर काम करेगा, एकदम mg के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। याद रहे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस कंडीशन में अगर वस्तु समतल पर, अगर प्लेन पर रखी हुई है, समतल जगह पे रखी हुई है, तो एक्शन मतलब भार नीचे की ओर, रिएक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसके विपरीत दिशा में लगेगा। इसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं और ये भार के विपरीत दिशा में काम करता है। अगर वस्तु झुकाव में नहीं रखी हुई है, तिरछा वगैरह नहीं रखी हुई है, तिरछे ढंग से नहीं रखी है, तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर वस्तु थोड़ी सी तिरछी हो जाती है तो mg तो ठीक है नीचे की ओर काम करेगा, लेकिन रिएक्शन उस दिशा में काम करेगा जिधर वस्तु झुकी रहेगी। इसको आपको याद रखना है। इसमें किसी प्रकार का झुकाव नहीं है वस्तु में, इसलिए एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, एक्शन और रिएक्शन कहाँ पे काम करते हैं हम आपको बताएं। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिया था। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो न्यूटन का गति विषयक जो तीसरा नियम है, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, वहां से न्यूटन ने बताया हम लोगों को, जहां पर क्रिया काम करेगा,
क्रिया एक बल होता है, पहले काम करता है और उसके ठीक विपरीत दिशा में उतना ही बल विपरीत दिशा में जब काम करने लगता है तो उसी बल को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो mg हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। और अगर ये वस्तु इस दिशा में चलने की स्थिति में अगर है, सपोज दैट इस दिशा में चलने की स्थिति में है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी विपरीत दिशा में, अगर ये इस दिशा में चलने की स्थिति में है, इसकी विपरीत दिशा में घर्षण काम करेगा। अब कौन सा घर्षण? एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में काम करेगा। इतनी बातें आपको पता है, ये बातें आपको पता है। चलिए, बट हम आपको यहां बता रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये घटेगा। इसको आपको याद रखना है। मतलब सीधी सी बात करें, इस फिगर में वस्तु में कोई झुकाव नहीं है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। R और mg आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब भार और जो प्रतिक्रिया है ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपको याद रखना है। और अब हम आपसे बात करेंगे, चूंकि घर्षण कोण की बातें हो रही थी इसीलिए यहाँ पे हम घर्षण कोण की अब बात करेंगे आपसे। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पहले इसको बताया आपको। अब आप ध्यान में रखेंगे, हम कोण की बात करेंगे। अब पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुजाकार एक सरफेस लेंगे, इसका नाम ABC रख दे रहे हैं, और यहां पे एंगल थीटा बन रहा है, सपोज दैट थीटा। इसको यस मान लेते हैं, थीटा यस, ध्यान में रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सतह देख रहे हैं, ये तिरछा है, जिसको हम लोग इनक्लाइंड सरफेस बोलेंगे, मतलब आनत तल बोलेंगे। और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, चाहे आप गोलाकार वस्तु ले लीजिए, जैसी इच्छा हो आप ले लीजिए। अभी ये चल नहीं रही है, याद रखिएगा। सबसे पहले आप बताइए, इसके द्रव्यमान के कारण भार किधर काम करेगा? नीचे की ओर। अब आप बताइए कि ये वस्तु झुकी है कि नहीं झुकी है? झुकी है। किधर झुकी है? ऐसे आगे की ओर। अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे आगे की ओर आएगी, ऐसा नहीं कि पीछे की ओर जाएगी। झुकाव इधर है, तो आप याद रखिएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये प्लेन में रखी होती है, ऐसे समतल में रखी होती, तो प्रतिक्रिया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन ये क्या करेगी? प्रतिक्रिया थोड़ा सा झुक जाएगी। ये झुकाव, इसको हम प्रतिक्रिया R मान लेते हैं और देखते हैं कि ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से कितना एंगल बनाई हुई है। तो जो एंगल ये रहेगा वही एंगल यहां भी रहता है। अब झुका ये है, प्रतिक्रिया रिएक्शन झुका हुआ है, तो आप सभी को पता है ये भी बल है, ये भी बल है। बल सदिश राशि होती है, और सदिश राशि से अगर थोड़ा सा झुकाव बनाई हुई है तो निश्चित रूप से उसका हम डिसोसिएशन कर देते हैं, मतलब एनालिसिस कर देते हैं। वेक्टर वियोजन मैंने पढ़ाया है वेक्टर में। तो एक वेक्टर आप किधर, इसके दो कंपोनेंट करिए आप, एक इधर जाएगा और एक इस साइड में जाएगा। आपको पता है ये R है, तो थीटा के साइड में R cos थीटा यस, ये कोण के साथ cos लगेगा, और ये हो जाएगा R sin थीटा। अगर आप वेक्टर का वियोजन नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो में आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, वेक्टर मैंने पढ़ाया है। तो आपको किसी भी सदिश राशि का वियोजन कैसे होता है तो उसमें मैंने वियोजन किया हुआ है। तो R का मैंने वियोजन किया, एक R cos थीटा एस और एक R sin थीटा एस। अगर इस वस्तु को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से इधर जाने लगेगी। तो अब बताइए घर्षण किधर काम करेगा?
इसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर वस्तु चलने वाली होती है उसी के विपरीत दिशा में घर्षण काम करता है या घर्षण बल काम करता है। क्लियर? तो वस्तु इधर जाएगी, घर्षण बल इधर काम करेगा, इनकी सतहों के बीच, दोनों की सतहों के बीच। अब ये चल नहीं रही है, विरामावस्था में। आप चित्र देख करके डेरिवेशन कर डालिए। अभी ये रुकी हुई है तो ध्यान में रखिएगा जो बल जिसकी विपरीत दिशा में है उसके बराबर होगा। ये सभी बल हैं, ये बल, ये बल, ये बल, ये बल, सभी बल हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आप देख लीजिए mg और r cos थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब r cos थीटा s इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? mg के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप। सिंस आप देख के बताइए r साइन थीटा किसके बराबर होगा? fs के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर? समीकरण 2 में आप 1 से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा r साइन थीटा इतना बटे इतना और इतना बटे इतना हो जाएगा अपान r cos थीटा s इज इक्वल टू fs अपान mg हो जाएगा। बताइए r से कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा, यस लगा है तो यस हो जाएगा। अब आप पढ़े हैं, पिछले टर्म मैंने आपको पढ़ाया था एक सूत्र, याद रखिएगा। मैंने बताया था fs बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, बताया था मैंने, म्यू एस इंटू आर बताया था। तो fs की जगह क्या लिखेंगे आप? म्यू एस इंटू आर, और mg रहेगा r बराबर, देखिए सूत्र में mg है कि नहीं, तो r की जगह mg लिख दीजिए बटे mg। mg से कैंसिल हो गया, tan थीटा s बराबर क्या आ गया? म्यू एस आ गया। जहां पर म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है, और थीटा एस स्थैतिक घर्षण कोण है, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण कोण है। इस तरीके से tan थीटा एस आप निकाल सकते हैं, बराबर म्यू एस होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।